हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर नंबर हम लोग करने वाले हैं 3। तो इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर था बच्चों, तो उसमें हम क्या किए थे कि बॉन्ड का क्लासिफिकेशन किए थे और आयनिक बॉन्ड को हम समझाए थे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और आयनिक बॉन्ड का कंडीशन क्या होगा बनने का, उसको हम एक्सप्लेन कर दिए थे और बोले थे कि अब उसको अगले लेक्चर में हम लोग उसका देख लेंगे डिफिनेशन। तो ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड समझा चुके हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर दिए थे, उसका कंडीशन भी बता दिए थे। तो बस सामने लिखा हुआ है, तो उसको एक बार देख लीजिए आप लोग। हम पढ़ देते हैं। आयनिक ऐसी का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड याद रखना है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू अनदर एटम। आप जानते हैं कि बॉन्डिंग बनाने में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करेगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये दो एटम है बच्चों, इसके वैलेंस शेल से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के अगर ट्रांसफर इसके वैलेंस शेल में हो जाए, कंप्लीट ट्रांसफर, तो इसमें क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड। अब बताइए, सोचने वाली बच्चों बात है, अगर यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ट्रांसफर का मतलब इसको देगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यह इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रहा है, तो इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये बन गया केटायन और ये बन गया क्या? एनायन। और ऑपोजिट चार्जेज के बीच कैसा फोर्स डेवलप करता है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन। तो आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन और एनायन। यही कारण है कि आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इट इज नॉन डायरेक्शनल। क्यों बच्चों? क्योंकि अट्रैक्शन तो किसी डायरेक्शन से हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि एक मैग्नेट रख दीजिए, मैग्नेट रख दीजिए, और उसके रेंज में किसी भी डायरेक्शन में अगर आयरन का हम लोग पीस रख दे, छोटा सा टुकड़ा आयरन का, तो मैग्नेट क्या करेगा? खींच के लाएगा। मैग्नेटिक उसके रेंज में होना चाहिए। रेंज का मतलब यहाँ क्या हुआ बच्चों? बात रेंज का, कि वो जहां तक खींच सके उसका इफेक्ट कहां तक जा रहा है। तो अट्रैक्शन किसी डायरेक्शन से हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, जो कि हम लोग प्रॉपर्टी में देखेंगे। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइनिंग एलिमेंट शुड बी हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों? हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वह इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा। तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो इसीलिए आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है? मेटल और नॉन मेटल का। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो। ये बात हम समझा चुके हैं ऑलरेडी, ये हम लोग देख चुके हैं बच्चों ऑलरेडी। पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी है जो है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये भी समझाए थे, चाहे उसी को देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? लगाव। तो जिसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लगाव होगा, समझ रहे हैं ना, जिसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लगाव होगा उसका लेने का इलेक्ट्रॉन ज्यादा टेंडेंसी होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों? हाई होना चाहिए। और ये भी बोले थे लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल पैरेलल में पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम लोग लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी उसमें पढ़ेंगे। इधर अभी
तो देखिए बच्चों, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है रिक्वायर्ड एनर्जी होता है। पिछले क्लास में समझा दिए थे, इसलिए हम नहीं समझाएंगे। फिर पीरियोडिक टेबल पैरेलल में पढ़ा रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल वाला में आप देख लीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, चाहे इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं, इसको ईए भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये रिलीज एनर्जी होता है। ये क्या करता है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। और लाइटिस एनर्जी भी क्या है, रिलीज एनर्जी है। तो आयनिक बॉन्ड तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा बच्चों, जब नेट रिलीज एनर्जी ज्यादा होगा नेट रिक्वायर्ड एनर्जी से। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हम क्या बोले कि आयनिक बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन तभी होगा जब नेट रिलीज एनर्जी ज्यादा होगा नेट रिक्वायर्ड एनर्जी से। ये तो समझने वाली बात है। फर्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाए थे, फोर्स पढ़ाए थे, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो हम लोग वहाँ क्या देखे थे कि एलिमेंट के अगर कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, बताया गया था कि स्टेबिलिटी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही तो चीज़ हो रहा है कि एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगा अगर रिक्वायर्ड से, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये याद रखना है कि ए डेल्टा ए चीज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लाइटिस एनर्जी, ये शॉर्ट में ये वैल्यू ज्यादा होना चाहिए किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी से। क्यों बच्चों, क्योंकि ये दोनों रिलीज एनर्जी है और ये क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ए आयनिक बॉन्ड का कंडीशन है। अब देखिए आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, कुछ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे बच्चों मान लिया जाए कि NaCl का फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहाँ देख लेते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। यहाँ पर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ NaCl देखते हैं, देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एक चीज देखिएगा, यहाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और होता है 3s1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जरा समझिएगा, सोडियम के हम पूछे कि आउटर सेल, तो आउटर सेल 3s है सोडियम के लिए। क्लोरीन का आउटर सेल 3s और क्या है, 3p है। एटम का टेंडेंसी क्या होता है, ऑक्टेट रूल थोड़ा सा पढ़ाए हैं, अभी ऑक्टेट रूल आगे बोले हैं कि पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। यहाँ अभी आउटर सेल में कितना है बच्चों, 2 और 5 7 है। यहाँ आउटर सेल में कितना है, 1 है। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को। क्यों, क्योंकि ये 8 होने के लिए 7 अगर खोजेगा तो मिलना मुश्किल है, तो उससे बढ़िया है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर रहा है, क्लोरीन को। तब जब क्लोरीन को ये ट्रांसफर करेगा तो यहाँ 7 1 8 हो जाएगा। जब ये ट्रांसफर कर दिया बच्चों, मतलब आप 3s को भूल जाओ। जब ये 1 दे दिया तो 3s को भूल गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2s और 2p, 2s और 2p। तो 6 या 2 कितना हो गया, 8। 6 और 2 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। तो ए बचा, तो जब ये ट्रांसफर कर देगा तो इसको भूल जाएंगे। तो यहाँ पर इसको दिखाएंगे कैसे बच्चों, देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको। सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बताए थे कि लुईस डॉट की डॉट से दिखाते हैं। क्लोरीन के आउटर सेल में टोटल 7, यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, इसका मतलब ट्रांसफर होता है। तो ये जो बनाएगा Na प्लस और Cl पर अब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8, और ये माइनस होगा। ये समझने वाली बात है, रिप्रेजेंटेशन। ये माइनस के नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यही हुआ बच्चों, यही हुआ कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है और 1 एक्स्ट्रा लिया है, तब ना टोटल 8 हुआ। तो ये NaCl का फॉर्मेशन हुआ, Na प्लस और क्या बन गया, Cl माइनस। और इसके बीच क्या लगेगा बच्चों, Na प्लस और Cl माइनस के बीच क्या लगेगा, जरा देखना
क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो केटायन और एनायन के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यही तो है आयनिक बॉन्ड। ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है। कंसेप्ट क्लियर है। तो मेटल जनरली बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होता है। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, अब कैल्शियम का आप पढ़े होंगे, कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 6, ये 2 ट्रांसफर कर दिया बच्चों, तो यहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम पर आएगा, देखिए यहाँ कैल्शियम पर आएगा 2 प्लस और ऑक्सीजन पर आएगा 2 माइनस, टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, और इसके बीच फिर वही लगेगा फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते हैं हमेशा अपोजिट चीजों में अट्रैक्शन होता है। ये आप लोग से बेहतर कौन जानेगा, कौन नहीं जानता है जग में कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। आजकल का स्टूडेंट जानता है बहुत तेजी से। अब जैसे AlCl3 लिए बच्चों, अल्मोनियम AlCl3 का अगर कोई पूछा कि कैसे बॉन्ड बन रहा है आयनिक बॉन्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। अल्मोनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है देखिएगा, थोड़ा हम झुकते हैं, 3, क्लोरीन टोटल कितना है बच्चों, 3, एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ ले लेते हैं AlCl3, अल्मोनियम हो गया, 3 क्लोरीन होगा, 1 2 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन का 7, 1 क्लोरीन का 7, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, अकेले अल्मोनियम 3 दे रहा है, इसलिए अल्मोनियम पर 3 प्लस आएगा। अकेला अल्मोनियम कितना डोनेट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन कितना ले रहा है, एक क्लोरीन के बारे में सोचना है, तो बोलिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 माइनस, क्लोरीन है कितना, तो टोटल 3, तो आगे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो Al3 प्लस और 3Cl माइनस। तो किस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसका आगे यूज होगा फिजिकल वाला पार्ट में, फिर इसको तोड़ने में, कि AlCl3 को तोड़ना है तो कैसे टूटेगा, तो अल्मुनियम पर 3 प्लस आएगा और 3Cl माइनस। अकेले अल्मुनियम 3 डोनेट कर रहा है, एक क्लोरीन 1 ले रहा है, तो 1 क्लोरीन पर 1 माइनस रखेंगे, चूंकि क्लोरीन संख्या में कितना है 3, इसलिए इसमें 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, ताकि ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो AlCl3 तो भाई न्यूट्रल है ना है, AlCl3 क्या है, न्यूट्रल है। तो इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेटल और नॉन मेटल, क्या लेना है, मेटल और नॉन मेटल। आप अपने से एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे सब एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। आप CaCl2 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, Na2O का बना सकते हैं, MgO का बना सकते हैं, बहुत सारा ETC, बहुत सारा है। तो आइए कुछ आगे और देखते हैं। देखिए बच्चों, ये बताया गया है पीरियोडिक टेबल में, बताया जाता है कि फर्स्ट ए एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम सीजियम फ्रांसियम, और ये 7th है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऐसे नीचे स्टेंटाइन होता है, 80 होता है, लेकिन ये सब रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, इसलिए घेरा गया है। इसका बिहेवियर अलग तरह का होता है, जो भी लास्ट एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर अलग तरह का होता है। तो बच्चों ये जो है, ये चारों एलिमेंट जो है ये नॉन मेटल होता है, क्या होता है, नॉन मेटल्स।
और ए जो है इसका नाम बताया जाता है या अल्कली मेटल सब है, लेकिन फ्रांसियम थोड़ा बोले ना कि ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, तो इसका बिहेवियर ये है। तो इसका यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 होगा और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। तो इसके बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का। इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले और इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले तो एक कॉम्बिनेशन आयनिक बॉन्ड बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। किसका ट्रांसफर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से ए सेकेंड ग्रुप है, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इसमें बेरिलियम को छोड़ के इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। एक 16 ग्रुप है, ऑक्सीजन फैलमी चाल्कोजेंस भी बोला जाता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो ये आगे पीरियोडिक टेबल में बताया गया है, ये आगे पी ब्लॉक में पढ़ना भी है कि जनरली ये दोनों नॉन मेटल होता है और इधर मेटल वाइड होता है। तो यहाँ जो आयनिक बॉन्ड बनेगा बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। कितना का होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। इस ये 2 देगा तो ये ऑक्सीजन चाहे सल्फर 2 लेगा। तो इसमें से यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होता है? नॉन मेटल। इसमें जनरली अल्युमिनियम मेटल होता है, अल्युमिनियम। तो ए यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। कितना का ट्रांसफर करेगा? 3 का। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। तो जनरली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या मतलब है, ऐसा भी नहीं एकदम बचपन से, लेकिन मेटल और नॉन मेटल का जहां से जानकारी होता है बताया जाता है 7-8 से। तो मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, देना, और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब जनरली जिसके आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो मेटल्स होता है जनरली। एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल है। हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो इनर्ट गैस है, नॉन ही मेटल में वो भी आएगा। तो जनरली बोला जाता है कि जिसके आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो मेटल्स होता है। और मेटल का टेंडेंसी होता है कि वह इलेक्ट्रॉन क्या करे? लॉस करे। क्या करे? लॉस करे। नॉन मेटल के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 होगा तो इनर्ट गैस होगा। तो जनरली 5, 6, 7 वाला क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। 4 वाला में जनरली शेयरिंग करता है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ इसीलिए हम लिखे हैं कि 4 वाला भी नॉन मेटल भी हो सकता है, 4 वाला भी नॉन मेटल होता है, लेकिन उसको हम इसलिए छांटे हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड में हमको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। तो जिसके आउटर सेल में जनरली 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, वो नॉन मेटल के कैटेगरी में आएगा और एक गेन या शेयर इलेक्ट्रॉन करता है। तो यहाँ गेन का मतलब है, यहाँ जैसे देखे हैं कि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 1 ले रहा है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 2 ले रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो कितना लेगा? 3 लेगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। ट्रांसफर से आप भी जानते हैं, जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर करेगा वो आयनिक बॉन्ड उतना ही क्या बनाएगा? और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर करेगा बच्चों? ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, बताया गया था ना, समझाए थे, फिर पीरियोडिक टेबल में भी आप पढ़ते हैं कि जिस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जितना कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से वो ट्रांसफर करेगा। और जितना आसानी से ट्रांसफर करेगा ना बच्चों, आयनिक बॉन्ड उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। आयनिक बॉन्ड उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। मेटल नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा उतना तेजी से एक्सेप्ट करेगा, और तेजी से एक्सेप्ट करेगा तो उसका फिर वही बात, वहाँ भी बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। आइए अब इसमें आगे और देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपनों से बुक से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। आयनिक कंपाउंड आप जानते होंगे, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे NaCl है, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा।
तो रूम टेम्परेचर पर आयनिक कंपाउंड या तो सॉलिड स्टेट में होगा या नहीं तो सॉल्यूशन फेज में। आयनिक कंपाउंड कभी भी गैसियस फेज में नहीं होगा। तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड स्टेट में होगा। आयनिक कंपाउंड हार्ड होता है, ब्रिटल, जैसे नमक बच्चों, एक तो आयोडीन नमक आता है, ये तो दानेदार वाला आता है, लेकिन एक नमक बड़ा वाला आता है, बड़ा, जो एनिमल को, गाय भैंस को गांव देहात में खिलाया जाता है। पहले तो गांव का आदमी भी उसी को यूज करता था, तो उसको हम लोग चूर करते थे तो धूर से निकलेगा। तो ब्रिटल का मतलब ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, क्रिस्टलाइन होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच केटायन और एनायन के बीच कैसा फोर्स लगता है? और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है केटायन और एनायन के बीच, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? हाई होगा। ये तो समझने वाले बात है। तो यही सब प्रॉपर्टी है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट में रहेगा तो नॉन कंडक्टर होगा, क्योंकि सॉलिड, जैसे NaCl सॉलिड स्टेट में है तो उसमें आयंस फ्री नहीं रहे, लेकिन वही नमक को पानी में घोल देते हैं तो कैसे टूट जाता है बच्चों? Na प्लस और Cl माइनस। पानी में NaCl को डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस का आयन फ्री हो जाएगा, मूव करेगा, तो क्या करेगा? कंडक्टिव शो करेगा। तो सॉलिड स्टेट में तो नॉन कंडक्टर होगा, लेकिन मोल्टन, मोल्टन मतलब दलित, पिघला हुआ या चाहे एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में कंडक्टर होगा। सॉल्युबिलिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी का मतलब पानी में सॉल्युबल होगा, जिसको पोलर सोल्वेंट बोलते हैं। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में देखिए बच्चों, आयनिक कंपाउंड में क्या है? केटायन और एनायन। तो सोल्वेंट, खासकर सोल्वेंट के बारे में ऑर्गेनिक में भी बताया जाता है कि सोल्वेंट पोलर और नॉन पोलर होता है। पोलर वो होता है बच्चों जनरली कि जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, नॉन पोलर वो होता है कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो पोलर वर्ड से यहाँ ये समझना है कि जो प्लस माइनस में चार्ज में टूटता हो, जैसे वाटर, कैसे? H प्लस और OH माइनस। तो वाटर H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, इसलिए NaCl उसमें क्या हो जाता है? सॉल्युबल होता है, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस भी क्या होगा? डिजोल्व होगा, तब देगा Na प्लस केटायन और एनायन। तब पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें एक होता है आइसोमॉर्फिज्म, ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। तो आयनिक कंपाउंड तो नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक कंपाउंड कैसा होता है? सुन लीजिएगा, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, लेकिन ये फेनोमेना होता है आइसोमॉर्फिज्म शो करता है। बच्चों आयनिक कंपाउंड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए आइसोमरिज्म में शो नहीं करता है। यह एक फेनोमेना शो करता है आइसोमॉर्फिज्म। दो कंपाउंड आइसोमॉर्फस होगा, एक दूसरे को क्या होगा? आइसोमॉर्फस। उसका कंडीशन है कि दे हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर या शेप, दे हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर या शेप, a same number of electron that is similar configuration of cation and anion। ठीक है, सेम नंबर ऑफ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, एक आइसोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, देखिएगा समझिएगा। जैसे ले लिए बच्चों NaF और ले लिए MgO, तो इसको तोड़िएगा तो ये देगा Na प्लस और F माइनस, ये देगा Mg2 प्लस और O2 माइनस। तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है, आयनिक कंपाउंड है ना NaF MgO। अब देखो Na प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। F माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। Mg2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। उसी तरह अगर हम लोग ले बच्चों KF, क्या ले ले? KF, चाहे KCl भी ले सकते हैं। KF ले लो, KF ले लो, और ले लो CaO ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। कैसे टूटेगा बोलिए? K प्लस और F माइनस में। ये कैसे टूटेगा बच्चों? Ca2 प्लस और O2 माइनस में। कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों? 20 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, यहाँ कितना बचेगा? 18 बचेगा। 2 लॉस किया तो 18। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। यहाँ कितना हो गया? 10। इसमें कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं? तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका सेम होता है, चाहे शेप इसी
चैप्टर में पढ़ना है किस मॉलिक्यूल का कैसा शेप होता है, तो आगे आएगा। तो चूंकि ये आइसोमॉर्फिज्म वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कहीं कहीं दिया रहता है, एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, तो ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो शेप के बारे में अभी आपको पता नहीं चलेगा, तो इसका एग्जाम्पल और बाद में लेंगे हम लोग जब पढ़ लेंगे शेप हो। तो आयनिक कंपाउंड में देखिए बच्चों, अभी हम क्या किए हैं कि आयनिक कंपाउंड का सिंपली डिफिनीशन आपको बता दिए। आयनिक कंपाउंड का डिफिनीशन कैसे होता है, कैसे वो बनता है, तो ये भी बता दिए। उसका कंडीशन बता दिए और उसका क्या बता दिए, प्रॉपर्टी बता दिए आयनिक कंपाउंड्स का। जब आयनिक बॉन्ड होगा तो कंपाउंड्स होगा। अभी इसमें हम लोग सवाल करेंगे कि किस में आयनिक ज़्यादा होगा, किस में आयनिक कम होगा। तो ये कब करेंगे, जब फजांस रूल पढ़ेंगे तब। तभी तो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेंगे, और जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेंगे बच्चों ना, तब हम लोग फजांस रूल लास्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें थ्योरी भी पढ़ना है, इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है और उससे रिलेटेड थ्योरी लिखना है। तो जब हम लोग फजांस रूल पढ़ेंगे तब इस पर सवाल करेंगे, और इसमें आपको बोल दे कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी जब पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पर आयनिक कंपाउंड का सोलुबिलिटी देखा जाता है कि कौन ज़्यादा सोलुबल होगा, कौन कम सोलुबल होगा। सोलुबिलिटी का है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है तो कंपाउंड सोलुबल होता है, और लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो कंपाउंड इनसोलुबल होगा। तो ये जब हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे तो उसको हम लोग सेपरेटली सोलुबिलिटी फिर अलग से आएंगे। अभी तो हम लोग बस एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं, डिफिनीशन इसका पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। अब अगला क्लास में हम लोग का क्या स्टार्ट होगा, कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट होगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।